Hello students, in previous video we have discussed about the main concepts of our third chapter, revision of third chapter, and our third chapter was atoms and molecules. And let's refresh our knowledge, or let's recall our previous video at once, that atoms and molecules, atoms क्या होते हैं, molecules क्या होते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था एटमसिटी क्या होती है. एटमसिटी क्या होती है कि किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो उसकी एटमसिटी कहलाती है. गॉट इट. और अगर एक एटम प्रेजेंट है तो वो कहलाता है आपका मोनो एटॉमिक, और अगर दो एटम्स प्रेजेंट है तो वो डाई एटॉमिक, तीन एटम्स प्रेजेंट है तो वो ट्राई एटॉमिक. ओके, जब तीन से ज्यादा हो जाते हैं एटम्स तो वो कहलाता है पॉली एटम्स. ठीक है, ये थी एटमसिटी. और याद रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो सल्फर होता है, सल्फर हमेशा 8 एटम्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो सल्फर की एटमसिटी हमेशा 8 होती है. बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सल्फर में मोनो एटॉमिक लिख देते हैं, एक ही एटम है. नहीं, जो सल्फर की एटमसिटी होती है वो आपकी 8 होती है. गॉट इट. उसके बाद हमने पढ़ा था सिंबल्स क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इंग्लिश नेम और एलिमेंट्स लैटिन नेम और ग्रीक नेम. और उसके बाद हमने पढ़ा था आयंस क्या होते हैं. एनीथिंग विच हैज चार्ज इट इज कॉल्ड आयन, एंड इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज देन इट इज कॉल्ड कैटायन, एंड इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज देन इट इज कॉल्ड एनायन. एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज इट इज कॉल्ड पॉलीएटम्स, पॉलीएटॉमिक आयंस. गॉट इट. एंड लास्ट में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. मॉलिक्यूलर मास में हमने क्या किया, सारे एटम्स के मास को ऐड कर दिया. जैसे कंपाउंड है कोई, तो मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, तो उसमें जितने भी एटम्स हैं उनके मास को ऐड कर दिया तो मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया. गॉट इट. तो मॉलिक्यूलर मास पढ़ा हमने, और आयंस कैसे जनरेट होते हैं, और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके थे. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है एटॉमिक मास. इससे पहले हम एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं. एटॉमिक नंबर क्या होता है. ठीक है. ओके, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो आपका A से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. तो हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है. देखो, किसी भी न्यूट्रल एटम पे, गॉट इट, कोई भी न्यूट्रल एटम है, सपोज सोडियम, तो इस पर सपोज इस पे 11 इलेक्ट्रॉन्स है. गॉट इट. 11 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है. गॉट इट. तो किसी भी न्यूट्रल एटम पे जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं. लेकिन अब क्या होता है, अगर इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का नंबर तो चेंज हो सकता है, घटता है बढ़ सकता है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो आपके न्यूक्लियस में रहता है, तो बाउंड रहता है. तो इसीलिए एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई एटम न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. किसी भी एटम पे पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या प्रोटॉन्स का नंबर क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर. गॉट इट. और अगर वो जो एटम है उस पर कुछ चार्ज है, देन जो एटॉमिक नंबर है वो कहलाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. गॉट इट. क्योंकि इलेक्ट्रॉन से लूज या गेन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो चेंज हो गया न्यूट्रल आयन के केस में, तो इसीलिए क्या नंबर फिक्स रहा, प्रोटॉन का नंबर. तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम. किसी भी न्यूट्रल एटम पे पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स का नंबर क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर.
और जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका Z से डिनोट किया जाता है। और किसी भी सिंबल में जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका बॉटम पे लिखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी सिंबल में एटॉमिक नंबर जो Z होता है वो आपका बॉटम पे लिखा जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू एटॉमिक मास। एटम का मास क्या होता है वो एक्सप्लेन करते हैं। एटॉमिक मास, ओके। जो एटॉमिक मास होता है वो A से डिनोट किया जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है आपका वो सबसे भारी पार्ट होता है एटम का। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है, वो हल्का होता है सबसे। तो एक एटम का वेट किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस के वेट पे। तो क्या हो गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। गॉट इट? एंड एटॉमिक मास किससे डिनोट किया जाता है? ए से। और किसी भी सिंबल में, गॉट इट, किसी भी सिंबल में जो एटॉमिक मास होता है वो आपका टॉप पे लिखा जाता है। एटॉमिक मास ऑलवेज रिटन एट द टॉप एंड एटॉमिक नंबर ऑलवेज रिटन एट द बॉटम। गॉट इट? तो एटॉमिक मास जो होता है वो ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं? Z से। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। नाउ एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, क्या होता है कि जो एटॉमिक मास होता है, एक एटम खुद इतना छोटा होता है। गॉट इट? तो जब वो खुद इतना छोटा है एक एटम, तो उसका मास कितना कम होगा। तो एक एटम का मास कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उस एटम का जो मास है एक स्टैंडर्ड मास से कंपेयर करते हैं। तो हमारे नेचर में एक आइसोटोप होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन 12। ओके, तो कार्बन 12 का जो 1/12 एटम होता है, हम क्या करते हैं, सपोज हमारा X एटम है, इसका मास हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इसका मास इसके एटम के कार्बन 12 के 1/12 12वें एटम के मास से कंपेयर कर लेते हैं, कितना गुना भारी है। तो इसका मतलब हम जो एटॉमिक मास लेते हैं वो जनरली रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें लेंथ नापनी है तो हम स्केल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो अननोन लेंथ है उसको स्केल से मेजर करते हैं। जो स्केल है वो तो नोन है, तो हम यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं उससे कि इतना स्केल लंबा है तो हमारी ये लेंथ इतनी होगी, इतनी लेंथ आ रही है स्केल की बराबर तो इतना हमारा लंबी है वो चीज। तो एटॉमिक मास क्या होता है, हमने पढ़ा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एंड एटॉमिक मास जनरली हम एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, क्योंकि एक एटम का मास कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है। तो आसान क्या है कि हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, और हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, कार्बन 12 का आइसोटोप। और कार्बन 12 जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो अपना कुछ वेट रखता है और हमारी चीजों को नापता है, तो उस वेट से हम कंपेयर करते हैं कि हमारी चीज कितना भारी है। तो ऐसे जब हमें अपने एटम का मास निकालना होता है तो हम कार्बन 12 के जो 1/12 एटम है, 12वां जो एटम है, उसको रख लेते हैं इधर, फिर देखते हैं कितना गुना भारी है, वो हमारा एटॉमिक मास निकल के आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि जो एटॉमिक मास होता है जनरली क्या होता है कि हर एटम जो होता है वो अपने हर एलिमेंट, अगर एक एक्स एलिमेंट है तो वो अपने डिफरेंट एटम्स में प्रेजेंट होगा, ए जगह बी सी डी,
एक्स के ये ए एटम है, ये बी एटम है, ये सी है, ये डी है। तो हमसे क्या पूछा जाए, एक्स का एटॉमिक मास बताओ। तो क्योंकि एक्स एलिमेंट खुद अपने बहुत सारे एटम्स में प्रेजेंट है, तो हमें इन सभी एटम्स के मास को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली मैंने तुम्हें भी बताया कि जो एटॉमिक मास होता है, एक तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है एंड एवरेज होता है, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है, किसका, एटॉम, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं इन नेचर ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो जो एटॉमिक मास होता है, एक तो वो रिलेटिव होता है प्लस एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है, जितने भी एटम्स उसमें प्रेजेंट है उन सभी के एटम्स के मास को हम जोड़ते हैं। गॉट इट? नाउ मोलर मास, व्हाट इज मोलर मास? गॉट इट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोलर मास। क्या होता है? ठीक है, इसको समझने से पहले हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मोल जानने के बाद हम मोलर मास आसानी से बता सकते हैं। तो नाउ कमिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अवर चैप्टर, इट इज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है? मोल, तो मोल क्या होता है? मोल इज अ यूनिट which describes the amount of substance। ठीक है, जैसे कि हमारे ऐसे समझेंगे हम, जैसे कि 1 डजन में हमेशा कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर। किसी भी चीज का तुम ले लो, अगर मैं कहूं 1 दर्जन है हमारे पास ये चीज, तो 1 डजन का मतलब है उसमें कितनी क्वांटिटी है, उसका कितना अमाउंट है? 12। चाहे वो कोई भी चीज हो, फिक्स है ना? तो 1 दर्जन बराबर 12, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो ऐसे ही अगर हमें केमिस्ट्री में एटम्स का नंबर पता लगाना होता है, पार्टिकल्स का नंबर पता लगाना होता है, मॉलिक्यूल्स का नंबर पता लगाना होता है, तो हम यहाँ पर भी एक यूनिट यूज करते हैं। डजन क्या है? एक यूनिट ही तो है, यूनिट है जो कि हमें बताती है इसमें 12 नंबर है। गॉट इट? तो ऐसे ही केमिस्ट्री में मोल एक यूनिट है जो कि डिस्क्राइब करती है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कह लो, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हम जो नापते हैं, वो किस रूप में नापते हैं? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें। तो हम ऐसे करके, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। तो मोल क्या है? मोल इज अ यूनिट विच टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस और विच टेल्स अस द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। एंड अमाउंट को हम कितने रूपों में नापते हैं? आयंस, एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? और ये जो मोल था आपका, ये आपका एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगैड्रो। ठीक है, और उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट हमें बताया था, मोल यूनिट के बारे में हमें बताया था, इसीलिए इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। और 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023022 इंटू 10 to the power 23। कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स
जैसे कि 1 दर्जन में 12 नंबर होता है, वैसे ही 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एटम्स होंगे, एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वो जो सब्सटेंस है वो पार्टिकल्स भी हम नाप सकते हैं, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, उस सब्सटेंस में कितने आयंस हैं, हम ये भी देख सकते हैं। गॉट इट? तो 1 मोल में हमेशा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। गॉट इट? और ये हमेशा फिक्स रहता है। 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, कॉमा मॉलिक्यूल्स, कॉमा आयंस, कॉमा पार्टिकल्स। गॉट इट? तो 1 मोल हमेशा इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या होता है कि जो 1 मोल सब्सटेंस का वेट होता है, 1 मोल सब्सटेंस का, और 1 मोल क्या है जनरली, देखो जैसे H2O है तो इसके आगे कुछ नहीं लगा, अमाउंट क्या है इसका, तो इसका अमाउंट है जनरली 1 मोल। मोल को हम सब्सटेंस के आगे लिखते हैं रिएक्शन में, ठीक है? तो H2O के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल। तो 1 मोल सब्सटेंस का जो वेट होता है, जो मास होता है, वो कहलाता है आपका मोलर मास। ठीक है? ओके, तो जैसे हम इसमें देखें कि तो 1 मोल वाटर का वेट कितना होगा? हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना है? 1, लेकिन है कितने? 2, तो 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18 ग्राम। ठीक है? तो इसका H2O का मोलर मास कितना है? 18 ग्राम्स। ओके, तो हमें मोल निकालने से पहले उसका मोलर मास पता होना चाहिए। गॉट इट? मोलर मास जैसे ही हमें पता होगा तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं। गॉट इट? एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखें तो देखो, दिस मीन्स 1 मोल ऑफ वाटर always contains how many particles? 6.022 into 10 to the power 23 particles. ओके, 1 मोल में। अब मैं तुमसे कहूं कि 1 मोल में तो इतने पार्टिकल्स हैं, तो आपके 2 मोल में कितने होंगे? तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे अगर हम देखें तो 1 मोल वाटर का वेट कितना है? 18 ग्राम। ठीक है? तो हम ये कहें 2 मोल वाटर का कितना वेट होगा, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस मीन्स बाय यूजिंग मोल्स वी कैन रिलेट with its mass, with its particles, with its ions, with its molecules. Okay? For example, next अगर हम देखें तो जैसे 18 ग्राम वाटर में कितने मोल हैं? 1, तो 36 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे? तो इस तरीके से हम मोल्स को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, और फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? एंड दिस मोल कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग गैसियस ऑल्सो, इन गैस ऑल्सो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम निकालना चाहते हैं गैस में तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हम मास के बदले क्या लेते हैं? वॉल्यूम लेते हैं। तो इसके लिए ये फिक्स किया गया है कि एट STP, इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। गॉट इट? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पे हर एक गैस, 1 मोल गैस जो होती है वो आपकी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर always occupies 22.4 liters. Got it? तो इसके लिए भी हम
1 मोल हमेशा इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो 2 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो इस तरीके से हम गैसेस के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। एक और बात, क्योंकि जो मोल्स था वो एक साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने दिया था, इस वजह से इसको हम, इस नंबर को, ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर है, इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको हम Na एवोगैड्रो नंबर इससे डिनोट भी करते हैं। गॉट इट। एंड क्या होता है, जनरली हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम ये पूरी वैल्यू नहीं लिखते 6.022, हम जनरली Na भी लिख सकते हैं इसमें, कि Na नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गॉट इट। तो Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही 6.022 वाला पार्टिकल्स हो गए हमारे। तो हम आराम से इसमें बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट वी कैन इजीली रिलेट our substance with in grams, in molecules, in ions, in particles, और हम अपने आप आराम से इसमें अपने आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट गैसियस स्टेट में भी, गैस के लिए भी हम मोल्स कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर थर्ड चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट for any competitive exams, and this numericals are very important, and तुम लोग simple mathematics correlate करके moles की value calculate कर सकते हो, कि तुम मोलर मास तुम्हें अगर पता है तो 1 मोल सब्सटेंस का जो वेट है वो मोलर मास कहलाएगा। तो इतने मोलर, इतना किसी का मोलर मास है तो उसका 1 मोल है, तो इसमें कितने मोल्स और होंगे, कितना वेट होगा। तो इस तरीके से हम मोलर मास फाइंड आउट करके आराम से अपने मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट। तो हमने इस वीडियो में एटॉमिक मास और एटॉमिक मास के साथ एक एटॉमिक मास की यूनिट भी है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट इज दी वेट ऑफ 1/12 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसो 2। तो वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है। और हम एटॉमिक मास को, ठीक है, एटॉमिक मास को किसके रूप में लेते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में, और इसको हम AMU यूज करते हैं। जनरली कार्बन 12 जो आइसोटोप है ना, वो आपका स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता है, और कभी कभी हम हाइड्रोजन एटम को भी स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन क्योंकि ना हर जगह वैलिड है और हर जगह प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, इस वजह से हम इनको स्टैंडर्ड मानते हैं। गॉट इट। और इसीलिए अपने एटम के मास को इनके एटॉमिक मास से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, कितना गुना हमारा एटम भारी है, तो हम आराम से एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट। तो दैट्स हाउ दिस इज ऑल अबाउट आवर थर्ड चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, और इस चैप्टर को आप लाइन बाय लाइन पढ़ना, और कोई भी डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करना कि क्या पूछा गया इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से भी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इसमें मेन तुम लोग को याद करना है तो केमिकल फॉर्मूलेज, और केमिकल फॉर्मूलेज बनाने के लिए इनकी वैलेंसी जरूर लर्न करनी है। गॉट इट। जब तुम्हें वैलेंसी इनकी लर्न हो जाएगी, देन यू आर एबल टू फॉर्म एनी केमिकल फॉर्मूला। ओके, एनी वैलेंसी लर्न है तो क्रिस क्रॉस करके तुम कोई भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। गॉट इट। ओके, थैंक यू सो मच।